सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जैविक वर्गीकरण। उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था विषाणुओं के बारे में। विषाणुओं के जो सिम्टम्स होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजन कड़ी। अब देखते हैं आगे का टॉपिक है विषाणुओं के संरचनात्मक घटक, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस। जो एक संपूर्ण विषाणु होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका पूरे बॉडी को क्या बोलते हैं, विरियन बोलते हैं। ठीक है, विरियन का जो प्रोटीन भाग होता है, विरियन मतलब देखो हमको पता है कि जो वायरस होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो विरियन होता है उसका जो प्रोटीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड की इकाइयों को, अब देखो पूरा जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड में जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। ठीक है, कैप्सोमियर जिन उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, मतलब क्या होता है, देखो छोटे छोटे उप इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, कैप्सोमियर बनता है। तो जो उप इकाई होते हैं ना, उन उप इकाइयों को क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, और मोनोमर को एक साथ क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। अब ये क्या हो गया, एक हो गया है ना। तो इन कैप्सोमियर को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर का फिर क्या हो गया, बहुत सारे कैप्सोमियर एक साथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड के समूह को विरियन। क्लियर। उसके बाद क्या है, वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कोर कहलाता है। वो वायरस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कोर कहलाता है ना। इसकी जो इकाइयाँ होती है वो न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानी जाती हैं। जंतु वायरस में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ क्या होता है, अतिरिक्त रूप से पॉलीसेकेराइड का बना खोल होता है जो बाहरी आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एनवलप कहते हैं। देखो एनवलप हम लोग किसको बोलते हैं, नॉर्मल जो भाषा में हम लोग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, एनवलप का मतलब वो पता है, लिफाफा। तो जो न्यूक्लिक अम्ल का बना लिफाफा होता है उसको क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं। ये जो पॉलीसेकेराइड, अतिरिक्त पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, एनवलप की इकाई को क्या बोलते हैं, पेप्लोमर बोलते हैं। एनवलप जो कुछ छोटी छोटी इकाइयों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, पेप्लोमर कहते हैं। ऐसा वायरस जो पार्टिकल जिसका न्यूक्लिक अम्ल उससे निकल गया हो तथा केवल प्रोटीन के रूप में ही दिखता हो उसे क्या बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं। मतलब देखो वायरस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और किससे, न्यूक्लिक एसिड से। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ कारणवश या फिर उसमें कुछ घटनाएं होती है जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड उससे बाहर निकल जाता है उसकी बॉडी से। तो जिस वायरस का न्यूक्लिक एसिड उसकी बॉडी से बाहर हो गया हो उसे क्या बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं। क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पोलियो विषाणु में आवरण का अभाव होता है। जो पोलियो का विषाणु होता है ना, उसमें क्या होता है, जो बाहरी लेयर होता है, आवरण जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला आवरण नहीं होता है। कॉलीफ्लावर मोजेक विषाणु जो कि पादप विषाणु है, डीएनए युक्त होता है। कॉलीफ्लावर जो मोजेक विषाणु होता है ना, वो क्या होता है, डीएनए, उसके कोशिका में डीएनए उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, जो आनुवांशिक इकाई होता है। ठीक है, सबसे छोटा विषाणु जो होता है वो पार्वो वायरस, जिसका इसमें रेखीय एकल सूत्री डीएनए होता है। सबसे छोटा विषाणु अभी तक जो ज्ञात है पार्वो वायरस नाम का विषाणु, उसमें क्या है, एकल रेखीय डीएनए पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, कुंडलित एकल सूत्रीय आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस में, उसमें क्या होता है, कुंडलित एकल सूत्री आरएनए पाए जाता है। रियो वायरस जो होता है, वुंड ट्यूमर वायरस में द्विसूत्री आरएनए पाए जाते हैं। ट्यूमर वायरस होता है या फिर वुंड ट्यूमर जो बोलते हैं उसको, है ना, या रियो वायरस, उसमें क्या होता है, डबल लेयर, मतलब डबल लेयर वाला आरएनए पाया जाता है। क्लियर। कुछ विषाणु दिए हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे जिसमें ये है एडिनो वायरस, ऐसा दिखता है। ये है हिप्रोस वायरस, वैसे ही ये प्रो वायरस, वैक्सीना का प्रो वायरस, ऑर्फ का रोइडो वायरस, अलग अलग प्रकार के। जैसे ये है बैक्टीरियोफेज के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। विषाणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरस। विषाणुओं को विभिन्न आधारों पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। पहला है न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर। अच्छा, विषाणु किससे बने होते हैं, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके आधार पर विषाणु कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति के आधार पर विषाणुओं को दो मुख्य समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है डीएनए वायरस, विषाणुओं जिनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, के रूप में न्यूक्लिक एसिड
उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए वायरस कहते हैं। ज़्यादातर जंतु विषाणु तथा बैक्टीरियल विषाणु इसके उदाहरण होते हैं। जितने भी जंतु विषाणु होते हैं ना वो किसके उदाहरण होते हैं, न्यूक्लिक एसिड अम्ल के आधार पर डीएनए वायरस के। ठीक है, फिर है आरएनए वायरस, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए की उपस्थिति वाले विषाणु को इस श्रेणी में रखते हैं जो इस विषाणु कहलाते हैं। प्रायः सभी पादप विषाणु इसके उदाहरण होते हैं। डीएनए आरएनए वायरस इस प्रकार के विषाणु मूलतः तो आरएनए विषाणु होते हैं, परंतु इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण आरएनए से डीएनए की भी संश्लेषित होते हैं। उदाहरण रॉस सार्कोमा विषाणु। इसमें क्या होता है, मुख्यतः जो क्या पाया जाता है, आरएनए विषाणु पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आरएनए में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो डीएनए होता है वो भी संश्लेषित हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए संश्लेषण के कारण क्या होता है, इसमें कुछ कौन से विषाणु में होता है, रॉस सार्कोमा विषाणु में पाया जाता है। संरचना या ज्यामिति के आधार पर विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचना या ज्यामिति के आधार पर विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हेलिकल विषाणु, दृढ़ या लचीले रॉड के आकार का विषाणुओं को क्या बोलते हैं, रॉड शेप में जो होता है ना, लंबा लंबा पतला पतला संरचना, उसको के आधार पर हेलिकल विषाणु कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पोटैटो भोजक विषाणु, पोटैटो मोजाइक विषाणु बोलते हैं, या फिर M30 बैक्टीरियोफेज इसके उदाहरण है। हेलिकल विषाणु जो होते हैं वो लंबे चपटे पतला दृढ़ संरचना होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हेलिकल विषाणु बोलते हैं। इसके उदाहरण क्या है, टोबैको विषाणु, जो टोबैको मोजाइक विषाणु होता है ना, किसमें पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। और क्या है, पोटैटो मोजाइक विषाणु आलू में पाया जाता है, नाम से स्पष्ट है। उसके बाद है M13 बैक्टीरियोफेज। उसके बाद है दूसरा आइकोसाहेड्रल या स्फेरिकल विषाणु। दूसरा पार्ट है बहुभुजी या गोलीय संरचना वाले विषाणु होते हैं, गोल होते हैं या फिर अलग अलग बहुत सारे भुजा वाले विषाणु को आइकोसाहेड्रल या स्फेरिकल विषाणु कहा जाता है। ऐसे विषाणु में कैप्सिड जो होते हैं वो 20 समपार्श्वीय त्रिकोणीय फलक के रूप में क्या होते हैं तथा 12 वर्सिटेज होते हैं। उदाहरण है पोलियो वायरस, जो पोलियो रोगों को ग्रसित करते हैं। एडिनो वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये क्या होते हैं जंतुओं में। डेंगू ज्वर वायरस, ये सारे जो वायरस होते हैं इनके क्या पाए जाते हैं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाइनल या जटिल विषाणु। ये क्या होता है, ऐसी संरचना वाले विषाणुओं में कैप्सिड जो होता है वो आइकोसाहेड्रल या स्फेरिकल के साथ साथ हेलिकल रॉड के आकार का भी होता है। इस समिति का समन्वय प्रदर्शित करता है। उदाहरण है बैक्टीरियोफेज विषाणु। क्लियर। फिर है टोबैको मोजाइक विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। हम लोग क्या पढ़ते हैं, टोबैको का मतलब क्या होता है, तंबाकू। तंबाकू में जो मोजाइक विषाणु होता है उसकी संरचना के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके जो असिस्टेंट था या फिर सहयोगिया बोल सकते हैं, 1957 में क्या किया, सर्वप्रथम टोबैको मोजाइक विषाणु की संरचना का अध्ययन किया। ये कैसा होता है उनके आधार पर बताते हैं। उनका जो अध्ययन हुआ उनके आधार पर उन्होंने बताया कि यह एक सीधा रॉड के आकार का विषाणु होता है। इसका जो कैप्सिड होता है वो लगभग 2130 उप इकाइयों सब यूनिट से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक उप इकाइयों में कितने न्यूक्लिक एसिड होते हैं, 158 अमीनो अम्ल की बनी होती है। सभी कैप्सोमियर जो होते हैं वो रस्सी नुमा वलयन हेलिकली और अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक टोबैको मोजाइक वायरस में सभी कैप्सोमियर क्या होते हैं, 129 वलय में व्यवस्थित होते हैं। पहला जो बात बोला उन्होंने वो क्या बोला कि ये जो सीधा रॉड होता है, सीधा रॉड के आकार का विषाणु होता है, इसमें जो कैप्सिड होती है वो 2130 उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक उप इकाइयों में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 158। सभी कैप्सोमियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रस्सीनुमा संरचना वाले होते हैं, मतलब रस्सीनुमा वलयन वाले होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक जो टोबैको मोजाइक वायरस में कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है, लगभग 129 वलय में व्यवस्थित रहते हैं। इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्रकार का होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें आरएनए होता है जो कि एकल सूत्रीय के रूप में 4800 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। प्रत्येक प्रोटीन उप इकाई का आणविक भार कितना होता है, 17500 स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
फिर क्या होता है, आरएनए सूत्र भी हेलिक्स के रूप में उपस्थित होते हैं तथा कैप्सोमियर के अंतिम छोर में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी में विन्यस्त होते हैं। जो आरएनए के सूत्र होते हैं, मतलब इसमें आनुवंशिक इकाई के रूप में आरएनए जो पाया जाता है, वो आरएनए क्या होते हैं, हेलिक्स के रूप में होते हैं। हेलिक्स मतलब क्या होता है, तिरछे रूप में व्यवस्थित होते हैं और क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंतिम छोर में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक टोबैको मोजाइक वायरस में क्या होता है, जो आरएनए होता है वो केंद्रीय वलय व्यास 80 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक टोबैको मोजाइक में क्या होता है, 94.4% प्रोटीन होता है, मतलब 94.4 भागों में प्रोटीन होता है तथा 5.6% भाग में क्या होता है, आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। प्रत्येक टोबैको मोजाइक विषाणु का आणविक भार कितना होता है, 39.40 मिलियन तथा आम आप होता है 300 गुणित 150 nm होता है। क्लियर। ये है टोबैको मोजाइक वायरस की संरचना। ये जो रहता है आपका क्या है, कैप्सिड है, ठीक है, और ये क्या है, एमिनो अम्ल है जो क्या है, वलय के रूप में ऐसे अंदर धसा रहता है। क्लियर। ये आपको एग्जाम में पूछता है टोबैको मोजाइक वायरस की संरचना कैसी होती है, उसका अध्ययन किसने किया था और वो कैसी दिखाई देती है, चित्र के सहित समझाइए। तो आप लोग को पता चल गया कि क्या होता है, उसको उनके आधार पर आप समझा सकते हैं। फिर है जीवाणु भोजी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, जीवाणु भोजी बोलते हैं। जीवाणु भोजी विषाणुओं के खोज का श्रेय किसको जाता है, टॉर्ट ने 1915 तथा डी हैरेल नाम के वैज्ञानिक ने 1917 में की थी। ये प्रायः क्या है, बाइनियल समिति वाले होते हैं। बाइनियल मतलब क्या होते हैं, 2 लेयर वाले समिति के 2 लेयर अरेंजमेंट में होते हैं। ये सिर तथा पूंछ में विभक्त होते हैं। बाइनियल मतलब क्या होता है, 2 भागों में विभक्त होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक भाग सिर होता है और एक भाग पूंछ में विभक्त होता है। इसका जो सिर होता है वो बहुफलकीय होता है तथा प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। जो क्या बोलते हैं, इसका जो सिर होता है ना, सिर वो क्या होता है, बहुफलकीय मतलब अलग अलग भागों से फलक के रूप में निकला होता है तथा जो प्रोटीन होता है वो डीएनए का बना होता है। प्रोटीन एवं मतलब जो सिर होता है वो किससे निर्मित होता है, डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होता है। सिर की जो लंबाई होती है वो 950 एंगस्ट्रॉम से 1350 एंगस्ट्रॉम तथा 650 एंगस्ट्रॉम से 850 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। इसका लंबाई जो होती है वो लगभग 950 से 1350 और लगभग जो व्यास होता है मतलब जो उसको जगह घेरा रहता है वो 650 से 850 एंगस्ट्रॉम होती है। यह लगभग क्या होती है, 2000 कैप्सोमियर्स का बना होता है। डीएनए केंद्र में स्थित होता है तथा 50 से 534 लंबा होता है, परंतु संघनित अवस्था में रहता है। ये तो हो गया सिर के बारे में, ठीक है। बाइनियल संरचना में पहला हो गया सिर। अब दूसरा है पूंछ। खोखली प्रोटीन के नली के रूप में होती है। ये देखो, ये है नली के रूप में, ये है सिर वाला भाग, ये जो फलक से निकला रहता है। इसका जो लंबाई होता है वो 950 एंगस्ट्रॉम से 1350 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये सारे जो इसका व्यास होता है वो क्या होता है, 650 एंगस्ट्रॉम से 850 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो क्या हो गया आपके बाद, उसके बाद टेल के बारे में आ गए। ये लगभग 2000 कैप्सोमियर का बना होता है, ठीक है। उसके बाद है टेल। टेल मतलब होता है पूंछ। उसमें क्या होता है, खोखली जो प्रोटीन की नली के रूप में होता है। ये जो होता है ना वो खोखला बेलनाकार होता है, प्रोटीन का बना हुआ। यह लंबाई में लगभग कितना होता है, 950 एंगस्ट्रॉम ये भी होता है। मतलब लगभग सिर और जो पूंछ होता है वो लगभग एक लंबाई के होते हैं। इनके अंतिम शीर्ष पर षटकोणीय प्लेट उपस्थित होता है। जो इसका अंतिम कोण होता है ना, मतलब ये सबसे अंतिम छोर, इसमें क्या है, षटकोणीय प्लेट बोलते हैं इसको, बेसल आधारीय प्लेट बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 इसके क्या है, कोण है, इसलिए इसको षटकोणीय बोलेंगे। इसके आधार पर क्या होगा, आधार प्लेट के कोण के ऊपरी हिस्से में 1300 एंगस्ट्रॉम लंबाई वाली तंतुमय रचना लगी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, टेल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, 1300 एंगस्ट्रॉम लंबाई वाली क्या लगी होती है, इसमें तंतुनुमा रचना लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पुच्छ तंतु या फिर टेल फाइबर्स कहते हैं। ये जीवाणु भोजों को अपनी स्थिति में स्थित रखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया आपका संरचना। ये क्या होता है, प्रोटीन कोड बना होता है, ये डीएनए से बना होता है अंदर। ये हो गया कॉलर, टेल प्लेट। ये टेल प्लेट की बात हो गया। ये शीथ हो गया, ये कोर हो गया, ये टेल्स फाइबर्स हो गए। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, विषाणुओं में प्रजनन या गुणन। रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन वायरस। विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल का जो पोषक कोशिका के अंदर उसके आनुवांशिक प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर स्वयं की संख्या में वृद्धि प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया द्वारा करता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रजनन या गुणन कहते हैं। विषाणुओं का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या करता है, पोषक कोशिका के अंदर उसके
में जो पोषक कोशिका होता है ना, उसके अंदर उसके आनुवांशिक प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया को क्या करता है, इस्तेमाल करके स्वयं की संख्या में वृद्धि करता है। मतलब क्या करता है, उस जो पोषक कोशिका में वो अपना पोषण करता रहता है, उससे हेल्प ले लेता है और अपने में रेप्लिकेशन करके अपनी संख्याओं में वृद्धि कर लेता है। ये क्लियर हो गया। फिर जिसे प्रजनन या गुणन कहते हैं, अपनी संख्याओं में वृद्धि करना, अपनी जाति की संख्याओं में वृद्धि करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। वो चाहे कैसे भी विधि में हो, लैंगिक विधि में हो, अलैंगिक विधि में हो, है ना। तो इसमें क्या हो गया, विषाणु जो होते हैं, जंतु विषाणु तथा बैक्टीरियल विषाणु के गुणन में पर्याप्त समानताएं तो होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर पोषक एवं विषाणुओं की प्रकृति के अनुसार देखने को मिलता है। विषाणुओं का गुणन निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। कैसे कैसे होता है, उनका विधि क्या होता है, उनका प्रोसेस क्या होता है, आगे देखते हैं। अधिशोषण या जुड़ना, एब्जॉर्बेशन और अटैचमेंट। इस अवस्था में विरियन जो होता है, मतलब जो विषाणु का पूरा बॉडी होता है, वो क्या करता है, कैप्सिड पोषक कोशिका के संपर्क में आता है। जो कैप्सिड होता है ना, उसके पोषक कोशिका के संपर्क में आता है तथा उससे चिपक जाता है। फिर क्या होता है, भेदन, पेंटेरेशन। इस अवस्था में पोषक कोशिका के अंदर विषाणु का जो संपर्क होता है वो चिपकने के साथ चला जाता है, केवल अपने न्यूक्लिक अम्ल को ही प्रविष्ट कराता है। तो इससे क्या होता है, जो विषाणु होता है ना, वो पोषक कोशिका में सिर्फ अपने न्यूक्लिक अम्ल को प्रवेश कराते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। इसके लिए क्या करता है, पादप कोशिका और जंती कोशिका में जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उसकी सहायता से कोशिका भित्ति में जो विघटन होता है, कोशिकाओं में घुसने के लिए क्या करते हैं, कोशिका भित्ति में विघटन होगा। विघटन होने से प्रवेश स्थल क्या होता है, फलस्वरूप प्रवेश स्थल निर्मित हो जाता है, जो कि क्या होता है, अंततः वेधन स्थल की तरह कार्य करता है। अगर संपूर्ण विरियन का वेधन होता है तो उस स्थिति में पोषक कोशिका में विषाणु के कैप्सिड जो होते हैं वो बाह्य परत यदि हो तो अलग हो जाते हैं तथा न्यूक्लिक अम्ल क्या कर लेता है, पोषक के जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर घूमता रहता है। ठीक है। फिर तीसरा है जैव रासायनिक संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स। जैव रासायनिक संश्लेषण, सर्वप्रथम वायरल जो न्यूक्लिक अम्ल से पोषक कोशिका को क्या करता है, वायरल जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल से जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो पोषक कोशिका को क्या करता है, कोशिका द्रव्य में संदेशवाहक आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है। सबसे शुरू पोषक कोशिका में क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। इस एमआरएनए की सहायता से संदेशवाहक आरएनए को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, इसलिए इसको बोलते हैं एमआरएनए। है ना, इसको क्या बोलते हैं, एमआरएनए। मैसेंजर मतलब होता है संदेश देना। क्लियर। इसकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण के फलस्वरूप वायरस के घटकों के निर्माण में प्रकीर्णों का संश्लेषण होता है। फिर क्या होता है, वायरस के लिए क्या कहते हैं, कुछ हार्मोन्स या एंजाइम्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। इसके बाद जो विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल, विषाणु में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका क्या हो जाता है, गुणन हो जाता है। साथ ही क्या होता है, कैप्सोमियर्स का भी निर्माण हो जाता है। अंतिम चरण के रूप में प्रकीर्ण का निर्माण होता है, जो पोषक कोशिका के भित्ति या झिल्ली को विघटित कर देती है। आखिरी में क्या होता है, एंजाइम्स का निर्माण होता है। एंजाइम्स के निर्माण के बाद क्या होता है, वो जो पोषक का जो कोशिका भित्ति होता है उसको वो नष्ट कर देता है, झिल्ली को वो नष्ट कर देता है। फिर है विषाणु संगठन। पोषक कोशिका में विषाणु के न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन के संयोजन तथा संगठन के फलस्वरूप अनेक पुत्री विषाणुओं का संश्लेषण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब जीव द्रव्य में उसके कोशिका के जीव द्रव्य में क्या होता है, प्रकीर्ण का निर्माण होता है, तो उनका जो झिल्ली होता है वो नष्ट हो जाता है। तो उसके पश्चात क्या होता है, पोषक कोशिका में विषाणु के जो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के संयोजन तथा संगठन जो होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, अनेक पुत्री कोशिकाओं का, पुत्री वायरसों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। पोषक कोशिका में ही आवरण रहित विषाणुओं का संगठन पूर्णतः विकसित कर विरियन के रूप में ही हो जाता है। मतलब क्या होता है, जिस कोशिका में वो घुस जाता है उसके बाद वहीं क्या कर देता है, अपने संख्याओं में वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने के पश्चात क्या करता है, वो वहीं पे स्वतंत्र रूप से बिना किसी आवरण के क्या कर लेता है और वृद्धि करता जाता है और पूर्ण मैच्योर विरियन के रूप में क्या कर लेता है, आ जाता है। प्रकरण में केवल न्यूक्लियो कैप्सिड ही पोषक के जीव द्रव्य में होता है। आवरण का निर्माण जो होता है पोषक की कोशिका झिल्ली से मुकुलन के द्वारा होता है। फिर क्या होता है, जब ये कोशिका में क्या हो गया, पूर्ण विरियन के रूप में आ गया, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ से ये उठता जाता है और बर्डिंग मतलब मुकुलन कलिका के रूप में वो क्या होता है, कोशिका से बाहर चला जाता है, पोषक कोशिका से बाहर चला जाता है, बाहर जाने लगता है, मुकुलन होता है। उसके बाद है रिलीज। रिलीज कैसे होता है, विमुक्ति कैसे होती है देखते हैं।
जीवाणु भोजी की स्थिति में नए विषाणु कणों के पूर्णतः क्या होना चाहिए, संगठित होने के पश्चात जो पोषक कोशिका होते हैं उसका लयन लिसिस हो जाता है तथा विषाणुओं के कोशिका के बाहर आकर दूसरे जीवाणुओं को संक्रमित करना प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो कोशिका में क्या हुआ, वो मैच्योर्ड हुआ, मैच्योर्ड होने के बाद मोलिकुलन की स्थिति पैदा करके बाहर निकलने के लिए लयन करने के लिए रेडी हुआ। उसके बाद रिलीज की जब स्थिति आती है, जब विमुक्ति की स्थिति आती है, तो वो क्या करता है, पूर्ण मैच्योर्ड हो जाता है और क्या करता है, दूसरे जीवाणुओं को संक्रमण करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे जीवाणुओं की स्थिति में प्रायः ऐसा नहीं होता है। जंतु जीवाणुओं, ये पादप जीवाणुओं की स्थिति में ऐसा होता है, जंतु जीवाणुओं की स्थिति में अलग होता है। व्याधन से संबंधित मतलब पेंटेरेशन जब घुसने की क्रिया होती है तब विषाणु संतति बनने के वायरस की पोषक कोशिका द्वारा रोग को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह अंतराल जिसमें विषाणु लगभग अदृश्य रहता है, जब वो पोषक कोशिका में घुसता है तब तक जो विषाणु होता है वो अदृश्य होता है, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसलिए उनमें जो डिसीज होने की संभावनाएं होती हैं उनको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग उनका आकलन नहीं कर सकते हैं। ग्रहण अवस्था जो होता है क्लिप्लेस कहलाता है। ये क्या होता है, इसको ग्रहण अवस्था बोलते हैं, जिसमें जीवाणु विषाणु जो होता है वो घुस तो जाता है लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते। क्लियर। ये देखो, ये है बैक्टीरियोफेज विषाणु, ये है पोषक कोशिका। ये क्या करता है, प्रोटीन कोड कर देता है, प्रोटीन कोड को बाहर निकाल देता है और न्यूक्लिक जो कोड होता है वो अंदर जाता है। ठीक, फिर यहाँ चला गया एंजाइम सिंथेसिस होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कोड। फिर क्या होता है, वायरल डीएनए हो गया, फिर यहाँ से ये विरियॉन के रूप में होता है, फिर ये बाहर निकल जाता है। क्लियर। इतने में समझ में आ गया कि विषाणुओं में क्या होता है, विषाणुओं में कैसे विषाणुओं का नए विषाणुओं का बनना या फिर उनमें प्रजनन कैसे होता है, फिर विमुक्ति कैसे होता है, आपको पता चल गया। विषाणुओं का संचरण, संक्रमित क्या है, उपकरण, संक्रमित उपकरण, सीरिंज, संक्रमित चीज़ों का सामूहिक उपयोग। अच्छा, जब हम लोग विषाणु ग्रसित हो जाते हैं, जब जंतु या पादप विषाणु ग्रसित हो जाते हैं तो उनमें संचरण कैसे होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये डिसीज कैसे फैलाता है, देखते हैं। संक्रमित उपकरण जैसे सिरिंज, सिरिंज क्या होता है, जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो जो इंजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिरिंज बोलते हैं। ठीक है। या फिर संक्रमित चीज़ों का क्या है, सामूहिक उपयोग। पहले क्या किया जाता था, पहले जब अब क्या होता है कि प्लास्टिक का सिरिंज आता है ना, प्लास्टिक वाला सिरिंज आता है, प्लास्टिक वाला इंजेक्शन आता है, जिसका हम लोग सिर्फ एक बार उपयोग करते हैं किसी एक व्यक्ति को लगाने में, फिर या किसी एक जंतु को लगाने में। लेकिन पूर्व में क्या होता था, अभी वर्तमान में तो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, लेकिन पूर्व में क्या होता था कि एक ग्लास का मतलब एक कांच का सिरिंज होता था, जिसको क्या कहते थे, धोते थे, उबालते थे और क्या करते थे, दूसरे को यूज़ करते थे। एक पर्टिकुलर के में यूज़ करने के बाद दूसरे के में यूज़ कर दिया जाता था उबालने के पश्चात। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कभी नहीं उबाला जा सकता था या फिर कभी कुछ होता था, इस वजह से वायरस फैलने की संभावना ज़्यादा होती थी। लैंगिक संपर्क तथा रक्त आधार में लैंगिक प्रजनन के लिए जो संपर्क होता है उसके आधार पर, या फिर दूसरा जो होता है ब्लड, अगर हम लोग एक जो वायरस संक्रमित जंतु है उसका रक्त अगर किसी नॉन वायरस संक्रमित मतलब जिसको वायरस से संक्रमण नहीं हुआ है उसको दिया जाए तो उससे क्या होता है, वायरस का संचरण होता है। फिर कीटों द्वारा होता है, कीटों के माध्यम से खांसने छींकने और वायु द्वारा खांसेंगे छींकेंगे तो क्या होता है, हमारा जो वायरस होता है खांसी और छींक के माध्यम से हवा में फैल जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप क्या करेंगे, आप जब भी खांसेंगे या छींकेंगे तो आप एक कपड़ा मुंह में रखकर छींकें। वानस्पतिक प्रसारकों या परागकणों द्वारा रोगी तथा स्वस्थ में प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, प्राकृतिक वनस्पतियों प्रसारक भी प्रसारक होता है। फिर परागकणों द्वारा भी उड़कर क्या होता है, विषाणुओं का संचरण हो जाता है रोगी तथा स्वस्थ में प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है विषाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ वायरस, है ना। कुछ चीज़ क्या होता है कि कुछ चीज़ हमारे लिए हानिकारक भी होता है और कुछ चीज़ हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी भी होता है। तो विषाणुओं से हमको क्या क्या हो सकता है, हमारे लिए कैसे लाभदायक होते हैं या महत्व रखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। विषाणुओं के हानिकारक सक्रियताओं के उदाहरण के रूप में मनुष्यों में चेचक, पोलियो हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभकारी भी हो सकते हैं। तो जो होता है वो देखते हैं। ठीक है। विषाणुओं से क्या क्या हानिकारक सक्रियताओं के कारण क्या क्या होता है मनुष्यों में, चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, है ना। पोलियो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, पोलियो में कुपोषण का शिकार हो जाने से पोलियो होता है। फिर है डेंगू, ज्वर, गलसुआ, मम्पस जिसको बोलते हैं, कोल्ड, छोटी माता, हाइड्रोफोबिया, चूहों में ल्यूकेमिया, कुत्तों में पागलपन,
पौधों में तंबाकू, गन्ना, भिंडी, आलू, सेम, पपीता का मोज़ेक रोग, मोज़ेक डिसीज जो अभी बड़े पढ़े थे, आलू तथा पपीता में पर्ण कुंचन, मतलब क्या होता है, पर्ण में क्या होता है, कुंचन पाया जाता है, मुड़ जाना, सिकुड़ जाना आदि रोग प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जंतुओं, पौधों एवं मनुष्यों में अनेकानेक बीमारियां विषाणुओं के माध्यम से ही होती है। क्लियर। विषाणु के कुछ लाभदायक महत्व भी उद्धृत किए जा सकते हैं, जिसमें से क्या है, देखो ये तो हो गया हानि। अब हो गया, अब लाभ की बात करते हैं तो विषाणु विकास के प्रमाण के रूप में निर्जीव तथा सजीव के बीच में जो कड़ी होती है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर बैक्टीरियोफेज का उपयोग जीवाणुओं के प्रभेद की पहचान करने में किया जाता है। बैक्टीरियोफेज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जो जीवाणु होते हैं ना उसका पहचान के लिए। जीवाणु भोजी चूंकि जीवाणुओं का नाश करते हैं, अतएव ये जल निर्मलीकरण हेतु भी उपयोग करते हैं। विषाणु जो होता है ना वो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, मतलब अपना भोजन बना देते हैं और क्या कर देते हैं, ये जल के निर्मलीकरण में भी, मतलब जल को साफ करने के लिए भी वायरस का उपयोग किया जाता है। गंगा के जल में बहुतायत जीवाणु भोजी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण गंगा जल में वर्षों से मृत शरीर क्या है तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थ देखो क्या होता है, गंगा जो है, मतलब गंगा कहाँ पे होती है आपको पता ही है, बनारस में है ना, इलाहाबाद में। तो जो गंगा नदी है उसमें का पानी क्या होता है, देखना उसमें क्या करते हैं, मृत जो बॉडी होता है जंतुओं के और या फिर क्या जीवों के में क्या करते हैं, मृत बॉडी को बहा दिया जाता है, या फिर जो जितने भी फूल पौधे होते हैं मृत जो अवस्था में आ जाते हैं उनको क्या करते हैं, बहा दिया जाता है। फिर भी क्या होता है, गंगा का जल शुद्ध होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषाणु मतलब जीवाणु भोजी उपस्थित होते हैं। और एक और चीज़ है कि गंगा का जल, आप नॉर्मल पानी को आप किसी बॉटल में भर कर रखेंगे वो कुछ दिनों में सूखना प्रारंभ हो जाता है, मतलब कम होना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है। लेकिन गंगा का जो जल होता है वो घरों में बोतल में वर्षों तक पड़ा रहता है, बहुत सालों तक पड़ा रहता है, फिर भी खराब नहीं होता और बहुत सालों तक वो वैसा का वैसा रहता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, विषाणुओं की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्लियर। जीन अभियांत्रिकी तथा ट्रांसजेनिक पौधों के विकास में वायरस बाह्य जीनों वाहक का कार्य करते हैं। हानिकारक मृदा जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए भी अर्थात जैविक नियंत्रण भी जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। इस तरह यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। ये क्या करता है, उसमें मृदा में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, जीवाणु भोजी होता है इसलिए जीवाणुओं को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए मृदा क्या करता है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायता करता है। फिर है साइनोफेज का उपयोग। साइनोफेज का उपयोग किसी जल प्रणाली में अवांछित रूप से वृद्धिशील नील हरित शैवालों की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। कई तो जगह में क्या करते हैं, जो नील हरित शैवाल होते हैं वो पानी में अचानक क्या होना, वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें साइनोफेज विषाणु का उपयोग करके क्या किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। क्लियर। इससे आपको लाभ और हानि तो समझ में आ गए विषाणुओं की। अब बात करते हैं वायराइड्स की। वायराइड्स क्या होते हैं ये देखते हैं। टी और डाइनर ने वायरस से भी सूक्ष्म कुछ संक्रामक कारकों का जो कारक होते हैं उनका खोज किया, जिसे क्या बोलते हैं, वायराइड्स। वायराइड्स क्या होते हैं, वायरस से भी छोटे कण होते हैं या फिर छोटे संक्रामक जीव होते, कारक होते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पूर्व में मार्टिन द्वारा सन 1922 में आलू में स्पिंडल ट्यूबर रोग का अध्ययन किया था, लेकिन इसके रोगजनक कारक की खोज नहीं हो सकी थी। मतलब सर्वप्रथम 1922 में जो मार्टिन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, आलू में एक रोग का अध्ययन किया जिसका नाम क्या था, रोग का नाम क्या था, स्पिंडल ट्यूबर नाम था। तो उस आलू में क्या किया, जब वो अध्ययन किया तो उसका जो रोगजनक कारक था उसका खोज वो नहीं कर पाया था। ठीक है। जब डाइनर ने पाया कि रोग एक संक्रामक आरएनए अणु द्वारा होता है जो कि प्रोटीन के साथ संयोजन नहीं करता है। मतलब देखो आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना क्या होता है, विषाणु होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो रोगजनक कारक था वो आरएनए के द्वारा हुआ था, लेकिन वो जो आरएनए था वो प्रोटीन के साथ क्रिया मतलब प्रोटीन के साथ संगठित नहीं था, संयोजन नहीं करता था। इसी संक्रमित नग्न आरएनए को वायराइड्स नाम दिया गया। जो स्वतंत्र आरएनए होता है, नग्न आरएनए होता है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, वायराइड्स नाम दिया। वायराइड्स केवल आरएनए के रज्जुकक मतलब आरएनए का स्ट्रैंड होता है जिनमें वायरस की भांति न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। वायरस में भी न्यूक्लियो प्रोटीन में आवरण नहीं पाया जाता था, इसमें भी नहीं पाया जाता। इस संक्रामक आरएनए का अणुभार जो होता है वो सामान्य वायरस से उपस्थित आरएनए के अणुभार की तुलना में बहुत कम होता है। आज क्या होता है, आज पर्यंत वायराइड्स के द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले केवल 20 रोगों का अध्ययन किया गया। मतलब अभी तक जो वायराइड्स के द्वारा जो रोग होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 20 रोगों का अध्ययन किया गया है। ठीक है। पौधों की तुलना में अभी बहुत कम ऐसे जंतु रोग ज्ञात है जिनके कारक वायराइड्स के द्वारा होते हैं।
वायराइड्स के लक्षण जो होते हैं वायरस के रोगों के लक्षण के समान होते हैं। भेड़ का स्क्रपी रोग जो होता है, मनुष्यों में अल्जाइमर जो रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है, किस रोग कारक के द्वारा होता है, वायराइड्स के द्वारा। अनेक रोग कारक जिनमें अभी तक स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, उनके रोगाणु वायराइड्स हो सकते हैं। मतलब कुछ कुछ जो रोग होते हैं उनके जो अभी तक क्या है, अभी तक ज्ञात नहीं है, अनेक रोग जो हैं वो ज्ञात नहीं है, तो इसके द्वारा क्या होता है, इनका जो रोगाणु होता है उसका रोग कारक क्या हो सकता है, वायराइड्स हो सकता है अभी तक, लेकिन इसका अध्ययन नहीं हुआ है। ठीक है, वायराइड्स क्या है, प्रारंभिक कोडान की अनुपस्थिति के कारण किसी प्रोटीन को कोडिंग करने में असमर्थ होता है। मतलब इसमें क्या है, प्रोटीन पाया ही नहीं जाता पहला चीज, और इसके कारण होता है कोडान की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन को कोडिंग नहीं कर सकता। यद्यपि वायराइड्स की पुनरावृत्ति की विधि अभी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। मतलब अभी तक हम लोग ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वायराइड्स के ऊपर अध्ययन तो किया गया है, लेकिन वायराइड्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें अभी तक हमको पता नहीं चल पाई है, उनके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है। लेकिन इनके विषय में वैज्ञानिकों ने दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनके अनुसार क्या है कि इनकी पुनरावृत्ति आरएनए निर्देशित अथवा डीएनए निर्देशित हो सकती है। इनमें जो पुनरावृत्ति होती है, रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन की क्रिया जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, आरएनए के माध्यम से या फिर डीएनए के माध्यम से, उनके ऑर्डर के माध्यम से। निर्देशित का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। आरएनए निर्देशित पुनरावृत्ति, ब्रांच एवं रॉबर्ट से 1984 में आरएनए निर्देशित पुनरावृत्ति को सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि वायराइड जो होता है उससे संक्रमित जो पादप कोशिका जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में रखने पर आरएनए क्या करता है, पुनरावृत्ति से होने की क्रिया की पुष्टि करता है। उसको आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में रखने पर आरएनए पुनरावृत्ति होने की क्रिया की पुष्टि करता है। इसमें क्या बता रहा है कि जो आरएनए होता है वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में रखने पर वो क्या करता है, पुनरावृत्ति करने की शक्ति रखता है। ठीक है, फिर दूसरा है वायराइड्स आरएनए या पॉलीमरेज आरएनए इसको बोल सकते हैं। फिर दूसरा है डीएनए निर्देशित पुनरावृत्ति, वायराइड्स, इसको कट कर देंगे ना, ये लाइन आपका कट है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। दूसरा बता रहा है डीएनए निर्देशित पुनरावृत्ति। डीएनए के, तो इसमें क्या होता है, डीएनए के खंडों से विकसित जो हो सकता है एक वायराइड्स एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है उसकी सहायता से अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाता है, जो कि इसकी परिपूर्ण श्रृंखला को विकसित कर देता है। ये डीएनए जो होते हैं वायराइड के डीएनए की वायराइड्स डीएनए की कई प्रतिलिपियां क्या करते हैं, संश्लेषित कर सकता है। वायराइड्स आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अनुसार पॉलीमरेज एंजाइम में आ जाता है। तो अब देखते हैं कि वायराइड्स और विषाणुओं में क्या अंतर होता है। क्लियर, तो देखो वायराइड्स के बारे में क्या होता है, ये विषाणुओं से छोटा होता है, हमको पहले ही पता है। इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ नग्न आरएनए पाया जाता है, इससे जिसका आरएनए का परमाणु भार कम होता है। यह एक आरएनए का कण होता है, ये सिर्फ नग्न आरएनए होता है। ठीक है, वायराइड्स में केवल आरएनए से बने होते हैं। अब देखते हैं वायराइड विषाणु जो होते हैं वो वायराइड से किस प्रकार अलग होते हैं। ये वायराइड से बड़े होते हैं, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, इसमें सिर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके आरएनए का परमाणु भार क्या होता है, नॉर्मल वायराइड से अधिक होता है। यह न्यूक्लिक प्रोटीनों का कण है। विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए या आरएनए हो सकता है, लेकिन वायराइड्स में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं प्रियॉन। प्रियॉन क्या होता है, प्रियॉन की खोज किसने की थी, पुसीनर ने की थी। पुसीनर नामक वैज्ञानिक ने 1983 में की थी, सन 1983 में किया। प्रियॉन एक उच्च क्या है, प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन का बना एक कण होता है। ठीक है, एक पार्टिकल होता है, किससे बना, ग्लाइकोप्रोटीन नामक ग्लाइकोप्रोटीन से बना, जो कि एक प्रबल संक्रामक रोग कारक होता है, जो क्या कहता है, एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन रोग मतलब डिसीज पैदा करने वाला होता है। जो क्या होता है, पीआरएनए में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप पीआरएनपी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप प्रियॉन का उत्पत्ति हुई। ठीक है, प्रियॉन केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते। जैसे वायराइड्स में क्या नहीं पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। प्रियॉन का निर्माण क्या करने प्रियॉन प्रोटीन कहलाता है। प्रियॉन का निर्माण करने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन लगभग 250 अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं तथा इनका आकार जो होता है वो सूक्ष्म वायरस की तुलना में 1/100 होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मत है कि
प्रियॉन प्रोटीन एक सामान्य प्रोटीन है, परंतु उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसमें वलयन में परिवर्तन हो गया है। प्रियॉन पर 80 सेंटीग्रेड से उच्च तापमान यूवी विकिरण प्रोटीएज और ये क्या यूक्लियस एंजाइमों तथा फॉर्मेल्डिहाइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है 80 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। उस ताप पर प्रियॉन तंत्रिका तंतु नर्वस टिश्यू को संक्रमित कर उसे नष्ट कर देते हैं। प्रियॉन से कई बीमारियों जैसे बकरियों में स्क्रैपी पाया जाता है, गाय में मैड गाय पाया जाता है, मनुष्यों में कुर्रू रोग आदि बीमारियां फैलाते हैं प्रियॉन। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज बताया गया है यहाँ पे, व्हिटकर की 5 जगत इस चैप्टर, देखिए इससे क्या हुआ, हमारा जो चैप्टर है वो प्रियॉन के साथ कंप्लीट हो गया, हमारा सारा टॉपिक इससे क्लियर हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं सारे टॉपिकों से मिलकर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस पूरे चैप्टर में व्हिटकर की जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है ना, जिसमें लाइकेन, वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन आदि का वर्गीकरण स्थिति अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। तो 5 जगत वर्गीकरण की इस जो लाइकेन है, विषाणु हैं, वायराइड्स हैं और प्रियॉन है, इनका अपवाद माना गया है। आई होप आपको जैविक वर्गीकरण से संबंधित सारे जो टॉपिक्स हैं उनका क्या है, उनका सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि जो टोबैको मोजाइक विषाणु जो होता है ना, टोबैको मोजाइक विषाणु का संरचना के बारे में उसका डायग्राम आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वायराइड्स और वायरस में जो अंतर है उसको पढ़ लीजिएगा, जितने भी अंतर हम लोगों ने अभी तक देखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। सीजी शिक्षा में बने रहने के लिए थैंक यू। आपका ये वाला चैप्टर जो है जैविक वर्गीकरण इस टॉपिक के साथ समाप्त होता है।